लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 47 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं हूं मार्केट में कई सालों से और मैं आपको सिखा रहा हूं मल्टी एसेट ट्रेडिंग। मतलब अलग अलग एसेट्स में, फाइनेंशियल एसेट्स में एक साथ कैसे ट्रेड करते हैं और बड़ा पैसा शेयर बाजार और फाइनेंशियल मार्केट से कैसे कमाते हैं। तो मैं आपको तो सिखा ही रहा हूँ और सिखा रहा हूँ अन्नपूर्णा जी को। हेलो। Hello, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning. फैंटास्टिक। सो हाउ इज योर लर्निंग ऑफ कमोडिटीज गोइंग? कैसा लग रहा है आपको? So it's a very new thing for me. मैंने कभी इतना commodities के बारे में सोचा नहीं. So this is a complete बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर. Especially now अब मैंने कुछ stocks track करना start किया सर for that is connected to commodities. अभी तो सभी गिर रहे हैं, but with time so I'm sure like I'll get a hang of it. मेरा ना वेस्टेड इंटरेस्ट था आप लोगों को कमोडिटीज़ बताने का, क्योंकि आप ऐसे तो सीखेंगे नहीं। मैंने इसको ट्रेडिंग सीरीज़ के साथ डाल दिया तो आप बाध्य हो गए कि आपको सीखना ही पड़ेगा। और मैं फोर्स कर रहा हूँ लोगों को कि कमोडिटीज़ के बारे में जानो, करेंसी के बारे में जानो, तभी आप लॉन्ग टर्म के अंदर में अच्छे फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। जितना आप चीज़ों के बारे में जानोगे स्ट्रक्चर वे में, उतना आप और बेटर तरीके से ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर मैं आपको अलग से बोलता कि अन्नपूर्णा जी कमोडिटी सिखा रहा हूँ, तो आप बोलते सर कमोडिटी तो सीखना नहीं है, मुझे तो इक्विटी सीखना है, मुझे तो वीकली बैंक निफ्टी स्ट्रैटेजी में काम करना है, मुझे आप क्यों सिखा रहे हैं सब? तो मेरा ये गूगली था। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। इनफैक्ट पूरी दुनिया में अगर आपको बिजनेसेस को समझने, अगर ग्लोबल ट्रेड को समझना है, तो कमोडिटीज और करेंसी इतना इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और फाइनली सबसे पहले वहाँ पर एक्शन होती है, फिर वो इक्विटी मार्केट में आती है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी इक्विटी मार्केट में उसका स्टॉक तभी एक्ट करेगा जब उसकी बिजनेस होगा, और उसका बिजनेस कब होता है? जब वो रॉ मटेरियल खरीदती है विच इज कमोडिटी, जब वो ट्रेड करती है विच इज करेंसी। तो अभी तक अपन लोगों ने कॉपर के बारे में सीखा है विच इज कॉल्ड मदर ऑफ बेस मेटल्स। बेस मेटल्स जनरली कॉपर को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। फिर हमने जिंक के बारे में सीख लिया और हमने फिर आई थिंक निकल के बारे में सीख लिया, है ना? यस सर। तो तीनों बहुत एक्साइटिंग है। आज हम लोग 2 कमोडिटी कवर करेंगे, एकदम फटाफट करेंगे, बिकॉज फॉर्मेट वही है, खाली आपको ब्रीफिंग देना है और आपको कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं वो सिखाना है। और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अन्नपूर्णा जी मोरलेस सेम है, वही मूविंग एवरेजेस देख के आपको टाइम फ्रेम डिसाइड करके ट्रेड करना है। और सबसे इम्पैक्टफुल ट्रेडिंग कमोडिटीज में होती है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड। ओके। ज़्यादा इंडिकेटर्स का योगदान नहीं है कमोडिटीज में। जितना आप डिमांड सप्लाई जोन पे काम करेंगे उतना आप बेटर काम कमोडिटीज या करेंसी में कर पाएंगे, राइट? सो हमारा टेक्निकल्स का जो स्टडी हमने शुरू में किया दैट इज इंटैक्ट, राइट? तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ओके, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए। प्राइस तो मोरलेस सभी का ही अप्लाई होता है टेक्निकल्स पे, ओके। और इक्विटी में इसका योगदान इसलिए है क्योंकि जब सिक्लिकल सेक्टर्स लाइक कमोडिटीज ओरिएंटेड जो सेक्टर्स है, तब जब वो चलते हैं तो कमोडिटी का प्राइस का उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। ओके। तो आज हम जानेंगे एल्यूमिनियम और लेड, इनमें क्या कैरेक्टर्स है, ये क्या है और किन किन स्टॉक्स में इसका इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चालू करते हैं एल्यूमिनियम में। तो अन्नपूर्णा जी, आप जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आप कभी सोचते नहीं है कि यार ये इतनी भारी मशीन है, हाँ, और ये उड़ तो पा रही है? फील नहीं आता कभी वैसा? या आपको लगता है एल्यूमिनियम प्लास्टिक की बनी हुई हल्की है? नहीं, सॉरी, फ्लाइट प्लास्टिक की तो नहीं है सर, प्लास्टिक की नहीं है, बिकॉज इट हैज टू बी extremely air proof and climate proof because it is carrying so many passengers. एल्यूमिनियम एक ऐसा कमोडिटी है जो ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट वगैरह बनाने, गाड़ी में और बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। एल्यूमिनियम का सुना होगा आपने? हाँ सर। पर हम लोग जनरली घर में यूज नहीं करते एल्यूमिनियम को, राइट। हम लोग नहीं करते। हम लोग जनरली स्टील, कुछ हद तक थोड़ा कॉपर यूज कर लिए, जिसमें पानी पीते हैं वो क्या बोलते हैं उसको? ब्रास, पीतल। पीतल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड जिंक, राइट? इट हैज अ हेल्दी जिंक का मैंने आपको बताया था, आपने वीडियो, आप नहीं थे बट वीडियो में आपने देखा होगा कि जिंक की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिकल वैल्यू भी है। ओके। जब आपके खांसी होती है, सर्दी होती है, तो डॉक्टर बोलता है ना जिंकोबिट ले लो, राइट? जिंक की तो है वो,
तो Okay. जिंक, आपकी बॉडी में जिंक है, आपकी बॉडी में आयरन है. वी आर एक्चुअली क्लोजेस्ट टू द नेचर. वी हैव एवरीथिंग व्हाट नेचर हैज. Obviously, we don't have aluminum. Yeah, we don't have lead because lead is a very, it's not a very good thing to have near human body. It's supposed to be have been against the human body. Okay. तो एल्यूमिनियम के बारे में बात करते हैं, चलिए. सो एल्यूमिनियम वही 1800 के आसपास. आप देखो ये जितने भी मेटल्स डिस्कवरी हुए ना दुनिया भर में, ये मोरलेस 1800 के आसपास हुए थे. तो एल्यूमिनियम भी उसके ओर्स होते हैं वहाँ से निकाले गए थे. और एक चीज़ मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी कि ऐसा नहीं है कि हर मेटल का एक ही स्पेशलाइज ओर है. द ब्यूटी ऑफ मेटल्स इज कि कुछ और ऐसे होते हैं जहाँ पर मल्टीपल मेटल्स निकल जाते हैं, राइट. तो एल्यूमिनियम के स्पेशलाइज ओर है. पहले लोगों को लगता था कि बिकॉज एल्यूमिनियम निकालने का प्रोसेस बहुत टफ था, तो लोगों को लगता था कि ये यार गोल्ड से ज़्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए, बिकॉज ये जल्दी से मिलता नहीं है. आज तो हम इसको इतना इज्जत नहीं देते हैं, बट जब शुरुआत में डिस्कवर हुआ था तो लोगों को लगता था कि ये गोल्ड से ज़्यादा वैल्यूबल होना चाहिए. तो ये प्रोसेस इतना सिंपल हो गया कि फिर एल्यूमिनियम के दाम भी काफ़ी गिर गए. तो अवेलेबिलिटी काफ़ी अबंडेंस में हो गई, बट इसका यूटिलिटी वैल्यू उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ता गया. लुक एंड फील एल्यूमिनियम थोड़ा सा सिल्वरिश लगता है, ऑल्दो चांदी जैसी चमक नहीं है, बट थोड़ा सिल्वरिश है वो. आपने एल्यूमिनियम के प्लेट्स वगैरह देखे होंगे ना, जनरली लो कॉस्ट होते हैं. तो जो पुअर होते हैं, पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, वो लोग एल्यूमिनियम में खाना खाते हैं. ओह, द लाइट प्लेट्स एकदम लाइट जो प्लेट्स होती है, राइट राइट. तो अफोर्डेबल जो नहीं खा पाते, बड़ी एक्सपेंसिव स्टील वगैरह की प्लेट्स नहीं ले पाते, वो सस्ती प्लेट. तो एल्यूमिनियम जनरली सस्ता है, सॉफ्ट है, थोड़ा वीक है, लाइट वेटेड है. इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि हाईली मैलिएबल है, तो उसको आप जैसे भी चाहे थोड़ा मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं. रिसाइक्लेबल है, कोरोजन रेजिस्टेंस है. कोरोजन रेजिस्टेंस मतलब जंग नहीं लगती है. ये भी एक नॉन फेरस मेटल है. ओके. एक चीज तो आपको पता लग गया होगा, फेरस और नॉन फेरस में डिफरेंस. फेरस मतलब आयरन बेस जिसमें जंग लग सकती है. ऑल्दो स्टील भी फेरस ही है, बट उसके अंदर में जिंक वगैरह की कोटिंग हो जाती है, निकल को मिला लेते हैं, तो वो उसमें भी जंग नहीं लगती फिर फाइनली. और नॉन फेरस हो गया जिसमें जंग नहीं लगता है. ओके. जो नेचुरल मेटल्स जिनमें जंग नहीं लगता है. कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? एमसीएक्स में ट्रेड कर सकते हैं, इक्विटी मार्केट में एल्यूमिनियम ओरिएंटेड स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और फिजिकली घर पे रखना हो तो रख भी सकते हैं. इसका प्राइस कोटेड एक केजी का कोट है, 5000 केजी का डिलीवरी है, 5 मेट्रिक टन. टिकर साइज है इसका 5 पैसे का. इसका मतलब हर टिक पे 250 रुपये का प्रॉफिट और लॉस होगा. एक्सपायरी होगा लास्ट कैलेंडर. मोरलेस सारे बेस मेटल्स का कैरेक्टर एमसीएक्स से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मोरलेस सेम है. डिलीवरेबल है, कैश सेटल नहीं है, डिलीवरेबल है. तो 5000 किलो का आपको डिलीवरी लेना होगा. अगर आपको एक्सचेंज से लेना है तो आपको लेना है. नहीं सर. कौन लेता है? सर जो काम करते हैं इस जो पे. काम करते हैं, जो कंपनी जिनको एल्यूमिनियम चाहिए ताकि वो फिनिश प्रोडक्ट बना सके, वो यहाँ से डिलीवरी उठा लेते हैं. और जो एल्यूमिनियम माइन करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, वो वहाँ पर डिलीवरी देते हैं अगर उनको प्राइस अच्छा लगता है तो. एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट है 1.5 लाख रुपए ओनली. इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट निकल और कॉपर ऑपर के मुकाबले थोड़ा कम है, क्योंकि दाम कम है. और मार्जिन परसेंटेज मोरलेस सारे बेस मेटल्स के एक ही है. ओके. तो अगर आपको ट्रेड करना और 1.5 लाख रुपए है, तो आप 1.5 लाख से तो नहीं होगा, कम से कम थोड़ा बफर रखिएगा, तो 2 लाख रुपए अगर है तो आप एल्यूमिनियम में ट्रेड कर सकते हैं. ओके. यूजेज, रॉकेट, फ्लाइट, ये सब हल्की, सॉलिड लेकिन हल्का, उसमें डाला जाता है. इलेक्ट्रिकल इसके यूजेस काफ़ी हैं. कैंस, आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, तो जो कैंस है वो कैंस एल्यूमिनियम के बने हैं. और आप दवाइयाँ जब लेते हैं तो वो फॉल्स होते हैं ना, दवाइयों के फॉल्स. चलिए मेरे आसपास दवाई नहीं है तो बच गया मैं. ये एल्यूमिनियम फॉल है जिसमें हम लोग गर्म खाना लेके आते हैं ताकि वो गर्म रहे, वो एल्यूमिनियम है. गाड़ियाँ हैं, घर पे खिड़कियाँ आजकल एल्यूमिनियम की बनती है. ये देखिए पैनल है, एल्यूमिनियम का है. ओके. हाँ, हम लोग को रियलाइज नहीं होता है ना दैट वी टेक थिंग्स सो मच फॉर ग्रांटेड. सो बट अपने अराउंड देखोगे ना तो एवरीथिंग इज एक्चुअली मेटल, एंड समवेयर इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द मदर नेचर. राइट. हाँ, राइट. ओके. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में प्रोडक्शन, चाइनीज डिमांड, इन्वेंट्री डेटा. फैक्टर्स इफेक्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन, इनपुट कॉस्ट इन यूएस डॉलर. ये मोरलेस सारे कॉमन फैक्टर्स है. प्रोडक्शन जो है, एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम आपको उसके इग्नट्स मिलते हैं. जैसे आयरन तो क्या है, वो आयरन और इग्नट्स मिलते हैं तो कन्वर्ट हो जाते हैं आयरन में. बट एल्यूमिनियम में वैसा नहीं है. एल्यूमिनियम निकलता है बॉक्साइट से. सो बॉक्साइट के माइंस होते हैं जिसमें बेयर का एक प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस से ये एल्यूमिनियम बनता है, फिर रिफाइन होता है.
एंड फाइनली वो अवेलेबल होता है। चाइना फिर से आ गया है। चाइना 50% से ज़्यादा एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करता है दुनिया में। इतना विशाल देश है तो होगा ही उसके पास भी कुछ ना कुछ। तो टॉप प्रोड्यूसर है चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड दुबई, यूएई। दुबई का नाम जनरली नहीं सुनते हैं हम लोग कमोडिटीज में, बट दे आर ऑल्सो देयर। आप देखो एल्यूमिनियम में जो प्रोड्यूसर्स है वो ऊपर है, जो कॉपर ऑपर के प्रोड्यूसर्स थे वो कहीं नीचे थे। हाँ, द नेचर हैज गिवन, एज आई हैव सेड लास्ट टाइम, नेचर ने दिया है हर कंट्री को कुछ ना कुछ दिया है राइट। कि आप इसका फायदा उठाइए। कैसे फायदा उठाइए? बाय हैविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर ट्रेड विद अदर कंट्रीज, कि तुम ये ले ले और वो मेरे को दे दे। राइट। जीडीपी ग्रोथ ऑफ चाइना या जीडीपी ग्रोथ, दुनिया का जीडीपी ग्रोथ के साथ में एल्यूमिनियम के प्राइसेस हाईली रिलेटेड है। ऑब्वियस सी बात है, अगर जीडीपी ग्रोथ होगा मतलब कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होंगी, मतलब गाड़ियां लोग खरीदेंगे। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो वो सारी चीजें लोग खरीद रहे हैं जिसमें एल्यूमिनियम यूज होता है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट कोरिलेशन हो गया। इसका मतलब अगर एल्यूमिनियम तेज है तो मान लो कि दुनिया में तेजी है। ओके। तेज क्यों है? क्योंकि डिमांड है ना उसका। Right. और अगर डिमांड है इसका मतलब प्रोड्यूस हो रहा है कुछ उसको यूज करके। और प्रोड्यूस कोई क्यों कर रहा है? पागल है? नहीं, प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि उसका माल बिक रहा है। तो इसका मतलब ग्राउंड लेवल पे देयर इज अ डिमांड। चाइना का डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का 40% डिमांड जो है वो चाइना में होता है एल्यूमिनियम का। इसका बिगेस्ट ड्राइवर, प्राइस का बिगेस्ट ड्राइवर है चाइना। तो अगर चाइना को सर्दी लग गई तो हम सब छीकेंगे, whether you like it or not. इसका GDP is highly influencing the base metals, real estate, transportation और electric industries, इन सब के अंदर में इसका इम्पैक्ट है। राइट। प्रेजेंटेशन कैसा लग रहा है आपको? सर काफी अच्छा है ना? Yes, sir. दोस्तों अगर ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो नीचे में लिंक में दे दिया है, लिंक डाउनलोड करो और फैलाओ। जितना फैलाओगे उतना नॉलेज आप लोगों में बांटोगे, उतना आपको क्या मिलेगा? ज्ञान और कर्मा। ज्ञान बांटने से ही अच्छे कर्म मिलते हैं। तो एल्यूमिनियम देखिए मेरे साथ कितना अच्छा हो रहा है। एल्यूमिनियम के प्राइसेस चाइना की जीडीपी डिपेंडेंट है। ये ग्राफ क्लियरली बताता है कि जैसे जैसे चाइना का जीडीपी ऐसे एल्यूमिनियम के प्राइसेस ऐसे एंड ऐसे और ऐसे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। इन्वेंट्री डेटा आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एक्सचेंजेस के इन्वेंट्री डेटा इतना बहुत जरूरी है। एलएमई जो मेन एक्सचेंज है वहाँ पर तो है ही, लेकिन शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज जहाँ पर कमोडिटीज ट्रेड होती है वहाँ पे उसका इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर एल्यूमिनियम। वाई? बिकॉज चाइना का इतना डोमिनेंस है बोथ ऑन द प्रोडक्शन साइड एज वेल एज ऑन द कंजम्पशन साइड। ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन की डिमांड, अगर गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ेगी, तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो एल्यूमिनियम में ट्रेड करना चाहते हैं उनको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट योर ट्रेडिंग एल्यूमिनियम। या जो इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं एल्यूमिनियम को यूज़ करके, आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर का मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एल्यूमिनियम प्राइसेस गोइंग अप और गोइंग डाउन। इनपुट प्राइसेस, एल्यूमिनियम को निकालने के लिए ना बहुत एनर्जी चाहिए होती है और 80% ऑफ चाइनाज प्रोडक्शन ऑफ द मेटल इज कोल फायर्ड, मतलब कोयला चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग माइन के अंदर में घुस गए और वहाँ पड़ा हुआ है और लिफ्ट से उसको ऊपर ले आए। इतना इजी थोड़ी ना होता है। माइनिंग प्रोसेस में इतना एनर्जी चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली माइन तो ओर के रूप में रहते हैं ना, ऐसे मेटल्स के तो थोड़े थोड़े दाने होते हैं। लिटरली आप ऐसा मान लो कि वो पत्थर है, उसके अंदर में मेटल छिपे हुए हैं, अब उस पत्थर को मेटल को अलग करना है। राइट। तो ये प्रोसेस में इतना हीट चाहिए ताकि वो पत्थर क्रैक कर जाए और मेटल्स अलग हो जाए। तो ये अलग अलग मेटल्स के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो कोल इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोल के दाम बढ़ेंगे तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ जाएंगे बिकॉज दे आर इंटररिलेटेड। चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी इफेक्ट द प्राइसेस। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ तेल का दाम अगर बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का, सब चीजों के दाम बढ़ जाएंगे बिकॉज सब चीज तो तेल ही है। ये प्लास्टिक तेल से बन रहा है, ये तेल से, ये तेल से, ये ग्लास हमने तेल से। राइट। बिकॉज क्रूड ऑयल इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग HDPE, मतलब प्लास्टिक वगैरह। अच्छा। क्रूड ऑयल का पूरा वैल्यू चेन है कि क्या क्या चीजें निकलती है क्रूड ऑयल से। इनफैक्ट नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्रूड ऑयल पे करेंगे। ओके। वहां को पता लगेगा कि कितना जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है और उसको ट्रैक नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो ये देखना हमको बहुत जरूरी है। और US डॉलर के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि डे बाय डे इन्वर्स होता है,
बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वर्स होता है कि डॉलर अगर तेज होता है तो एल्यूमिनियम प्राइसेस में नीचे जाते हैं एंड वाइस वर्सा। कौन से स्टॉक्स है जिन पे इम्पैक्ट होगा? दो तरह के स्टॉक हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ओके, प्रोड्यूसर ऑब्वियसली वो होते हैं जो माइन करते हैं, जिनके पास माइंस भी हो सकते हैं, या जो प्रोड्यूस करते हैं माइन से लेके, राइट। एक कैरेक्टरिस्टिक है मेटल्स कंपनीज की कि जब भी वो कुछ बेचते हैं वो टिपिकली प्रोसेसर्स को बेचते हैं जो कि फाइनल गुड्स को बनाते हैं। वो फाइनल गुड्स बना के नहीं बेचते। आपने कभी सुना है टाटा स्टील प्लेट्स बना के आपको बेचते? नहीं। वो किसी न किसी प्रोड्यूसर को ही देगा जो कि प्लेट्स का बनाने का काम करता है। तो टाटा स्टील जब कॉन्ट्रैक्ट करता है उस प्रोड्यूसर को साथ, तो वो रॉ मटेरियल का प्राइस से लिंक्ड होता है। तो इसीलिए आप हमेशा देखो कि जब भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं, ये जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, बड़े मेटल कंपनीज हैं, इनके भी स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं बिकॉज देयर मार्जिन गोज अप एज द प्राइस गोज अप, देयर मार्जिन गोज अप इन एब्सोल्यूट टर्म्स। ओके, राइट। सो अगर आपको एल्यूमिनियम को इक्विटी में ट्रेड करना है तो सेंचुरी एक्सक्रूशन एक कंपनी है जो कि एल्यूमिनियम को प्रोड्यूस करती है, यूज प्रोडक्ट्स बनाती है। वेदांता, हिंडाल्को, आपने देखा ये 5 6 7 नाम ही हैं बड़े इंडिया में ना। यस सर। वेदांता, हिंडाल्को। अच्छा, एक कंपनी है ग्रेविटा इंडिया, ये क्या करती है? रिसाइकलिंग का काम करती है। कोई भी मेटल का सप्लाई या तो माइन से आएगा या जो एग्जिस्टिंग मेटल दुनिया में अवेलेबल है वो रिसाइकिल हो सकते हैं। रिसाइकलिंग का प्रोसेस है, तो ग्रेविटा जो है वो रिसाइकलिंग करता है। तो जब भी चीजों के दाम बढ़ते हैं तो इसको फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके दाम बढ़ गए तो उससे एडिशनल मार्जिन मिल गया। प्लस जब वो प्रोसेसिंग करके लोगों को देता है तो और वैल्यू क्रिएशन होता है, तो उसको और प्राइस मिलता है। मैंने आपको लास्ट टाइम शायद बताया था कि इन्फ्लेशन एक्चुअली में अच्छा है। लोग चाहते हैं इन्फ्लेशन हो, क्योंकि इन्फ्लेशन होगा तो चीजों के दाम बढ़ेंगे। जब दाम बढ़ते हैं तो मार्जिन बढ़ता है, क्योंकि जब रॉ मटेरियल के कॉस्ट कम हो जाते हैं तो प्राइस कम हो गया, बट एक बार चीजों के दाम बढ़ गए तो फिर कम नहीं होते हैं। आपने कभी सुना है कि दाम कम हो गए कोई चीज का? नहीं हो सकता। नो सर। लेकिन रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो गया तो सामने वाले को मार्जिन बेटर मिलने लगे। सो ग्रेविटा, गलाडा, सुचेता, ये सब कुछ कंपनीज है जो मेटल्स के अंदर में अच्छा काम कर रही है। आप एक्चुअली, मैं बताऊं, यू कैन बेस्ट तरीका क्या रहेगा कि आप web.stockage.com में जाइए और यहाँ पर सेक्टर्स के अंदर में आप मेटल्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कौन कौन सा स्टॉक है वो किस मेटल पे वर्क करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स में कौन कौन है? ये सारी कंपनीज हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हमने दिया नहीं, आपको सब दे रखा है, यूज करना आपको है। दे तो हमने सब कुछ रखा है, अब आप यूज ही नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर भगवान भरोसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एल्यूमिनियम, इस पे कोई प्रश्न? सर ये जो कंपनीज है, जो 5-6 कंपनीज, तो उसका कोई अभी राइट ना मोनोपोली, मतलब इज देयर समथिंग, क्यों सिर्फ ये 5-6 कंपनीज ही कर पाते हैं? क्योंकि ये क्या होता है कि एंट्री बैरियर्स बहुत होते हैं। अभी आपके पास में सपोज माइन है तो किसी और को कोई और माइन लेना बहुत टफ हो जाता है। दीज आर वेरी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, नॉट इजी टू गेट एक्सेस टू मटेरियल्स। ट्रेडिंग करने लोग आ जाते हैं कि मैं अपना चालू कर दिया, मैंने यहाँ से एल्यूमिनियम खरीद के आपको बेच दिया, बट वो ट्रेडिंग का मार्जिन बहुत बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, ये सब में ना इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत मैटर करती है। ओके, जो जितना बड़ा होगा ना उसका पैसा बनेगा। छोटे लोगों का काम ही नहीं है, बिकॉज इसके अंदर में करोड़ों करोड़ों लेवल पे टर्नओवर होगा, तब जाके इतना वेफर थिन मार्जिन होता है। किसी भी कमोडिटी बिजनेस में ना कोई मोट नहीं है टेक्निकली, बिकॉज करता क्या है, रॉ मटेरियल उठाया और आपको बेच दिया। तो टेक्निकली कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मोट नहीं है, बट स्केल जो है तो ये चांसेस है कि ये अपना एज को मेंटेन प्रॉब्ली रख सके। ओके, श्योर। फटाफट चलते हैं लेड की तरफ, क्योंकि आज हम लोग 2 कवर करेंगे फटाफट। ये देखा आपने, कुछ भी मेटल का हम लोग बात कर रहे हैं ना, मोटा मोटी सिल्वरिश गोल्डन टाइप का होता है। क्यों होता है मेरे को भी नहीं पता। अच्छा, लेड कहाँ यूज होता है निपुणा? डू यू हैव एनी साइन? कभी सुना आपने? सर मैंने तो पेंसिल का लेड ही सुना है। पेंसिल का लेड नहीं, वो लेड ये नहीं है शायद। एनीवेज, सर मैगी के मसाले भी मैगी का मसाला में लेड, तो वो तो खैर डिस्प्यूट वाला चीज है, तो नहीं खाना चाहिए मैगी ना, लॉजिकली विद दैट। आपके बॉडी में लेड नहीं है वैसे, तो नहीं खाना चाहिए। नहीं, खा लो, मैं नेस्ले का शेयर होल्डर हूँ, खा लो प्लीज।
बट लेड आपने कहीं नहीं सुना और बैटरीज में नहीं सुना है। राइट जो ये बैटरीज हैं, हाँ चाहे वो पेंसिल बैटरी है, चाहे वो हमारे घर पे सपोज इन्वर्टर लगा हुआ है तो वहाँ बैटरी जो आती है गंदी सी जो देखने में रहती है, हमारे ऑफिस में यूपीएस लगा हुआ है तो उसके साथ बैटरी है, तो बैटरी में चाहिए लेड। ओके बैटरी ऐसी एनर्जी दे रही है क्या? शायद तो लिथियम लिथियम है नेक्स्ट लेवल। अच्छा देखिए देयर इज कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, कंटिन्यूअस वर्किंग Hmm. गोइंग ऑन, सो lead is the most primitive way of storing energy in batteries. ओके But now the world is evolving, अब electric vehicles वगैरह भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो lithium has become the another source of storing energy. ये सब क्या Okay. करते हैं, ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्टोर कर देते हैं और लंबे टाइम तक आप इस मेटल के कारण उस इंस्ट्रूमेंट में एनर्जी रख पाते हैं। ओके सो व्हाट इज लेड? जो पुराने इजिप्शियंस थे उन्होंने वो यूज़ करते थे लेड को अपने पॉटरी वगैरह बनाने के लिए भी, क्योंकि उस समय इतना वैसा नहीं था कि इलेक्ट्रिक के लिए यूज़ कर लो, तो मेटल मिल गया चलो उस मेटल को कोई काम में यूज़ कर लेते हैं। उससे ऑर्नामेंट बनता था। तो अगर हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो इजिप्शियंस लोग लेड के सुंदर सुंदर ऑर्नामेंट बनाते थे। तो Okay. बाद में कल्चर चेंज हुआ और गोल्ड सिल्वर का डोमिनेंस चालू हुआ, और 15th सेंचुरी में जो कैथेड्रल्स होते थे वहाँ पर रूफिंग का काम होता था लेड से। सोचो कैसे दुनिया इवॉल्व हुई है। लुक एंड फील ब्लूइश वाइटिश लस्ट्रियस मेटल, सॉफ्ट एंड डेंस। बेसिक प्रॉपर्टी है कि हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल मतलब कैसे भी उसको गरम, ऑब्वियसली उसको गरम करना होगा, हाथ से नहीं होगा, गरम करके उसको किसी भी शेप में डाल सकते हैं। ओके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसफर नहीं कर सकता है बट वो स्टोर कर सकता है। दैट्स द कोरेजन रेजिस्टेंस, मतलब नॉन फेरस हो गया, जंग नहीं लगेगा। MCX इक्विटी एंड फिजिकल। कॉन्ट्रैक्ट साइज 1 kg का है। आप देखो सारे मेटल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज जो प्राइस MCX में कोट होते हैं वो 1 kg के। डिलीवरेबल मोटा मोटी 5 मेट्रिक टन के सारे मोरलेस। इसका टिकट साइज भी 250 रुपये का हर जीत है, 5 पैसे का टिक साइज है। एक्सपायरी लास्ट कैलेंडर डे मंथ, डिलीवरी 5000 kg, मार्जिन रिक्वायरमेंट खाली 90,000 रुपये। ओके ये सही है ना? राइट थोड़ा सा कम कैपिटल बजट वाला आदमी के लिए ये चल जाएगा। क्यों दाम इसका कम है? सब बहुत इजीली अवेलेबल है। नहीं भाई, हर चीजों का दाम सेम थोड़ी ना होगा। गोल्ड का दाम इतना हाई क्यों है? उसका यूटिलिटी अलग है, लेड का यूटिलिटी अलग है, तो इसको हम घर पे नहीं रख सकते हैं, इसको खाली बैटरी के लिए लार्जली यूज करते हैं, तो इसलिए दाम उसका कम है। यूज, ये देखो बैटरी दिख रहा है, ये बैटरी, ये ओह ये तो लड़ाई झगड़ा में भी यूज हो सकता है। ये देखो ये एक्सरे में, एक्सरे जब हम कराने जाते हैं तो वहां पर हम लेड को यूज करते हैं। सो थोड़ा इसका साइंटिफिक यूज भी है, स्पेशली अगर आपको डीप स्क्रीनिंग करना है किसी भी चीज का तो लेड, बट प्रपोर्शन इज वेरी स्मॉल। मेजरली इसका यूज है बैटरी में, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत आर्म्स एंड एमिशंस में। फैक्टर लीडिंग हो गया प्रोडक्शन, चाइनीज डिमांड, इन्वेंट्री डेटा, ग्लोबल डिमांड, कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज और हेल्थ कंसर्न्स। अब आपको आपने रट लिए होंगे ये 2 स्लाइड तो आपको पता है, पर आपने देखा यहाँ डिफरेंट क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटिंग टेक्नोलॉजीज, क्योंकि दुनिया इवॉल्व हो रही है तो देयर आर न्यू टेक्नोलॉजीज व्हिच आर कमिंग। एंड हेल्थ कंसर्न, जैसे मैंने कहा कि लेड को अपने बॉडी से दूर रखना चाहिए। प्रोडक्शन की अगर बात करें तो प्राइमरी प्रोडक्शन इसका होता है माइनिंग और स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग। अच्छा लेड कैसे बनता है पता है? जिंक के जो माइंस होते हैं ना, लेड और जिंक मोरलेस एक ही माइन में रहते हैं। तो जिंक के जो माइन है वहां से जिंक का निकलता है और फिर लेड को एक अलग केमिकल प्रोसेस से उसको अलग किया जाता है। जनरली लेड का खुद का उतना माइंस नहीं। चाइना अकाउंट्स ऑफ मोर देन, फिर आ गया चाइना, 50% से ज्यादा देखो लेड का प्रोडक्शन चाइना करता है, 5 times बिगर देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज वेरी रिच इन माइनिंग, तो आप सोचो ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, उसके बाद भी चाइना इज 5 times बिगर देन ऑस्ट्रेलिया। टॉप प्रोड्यूसर है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, पेरू, मेक्सिको। अब आपको पता लगा कि ये चाइना में जब जब कुछ बात होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, कमोडिटी प्राइसेस क्यों बढ़ने लग जाते हैं या घटने लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन क्या बात हो रही है। राइट। चाइना 46% है, अदर कंट्रीज 21% है, ऑस्ट्रेलिया 10% के करीब है। चाइना का डिमांड 40% ऑफ द ग्लोबल डिमांड जो है लेड का वो चाइना से आता है। इसके पहले वाला कमोडिटी एल्यूमिनियम भी 40 था, जिंक भी मोटा मोटी 50% था। China is the biggest driver of its price. Strength or weakness in China GDP moves the price of the lead.
वाई चाइना? बिकॉज ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा चाइना में ही है, सारी फैक्ट्री चाइना में जाके बैठ गई हैं, और ये तो एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ना, इट इज नॉट अ सर्विस. बैटरी एंड पावर स्टोरेज इंडस्ट्री इफेक्ट्स द डिमांड ऑफ दिस मेटल. जैसा कि मैंने कहा कि लेड इज हाईली यूज फॉर बैटरी एंड बिग पावर प्लांट्स. चाइनीज पावर कंजम्पशन डेटा इज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगर जो लेड में ट्रेड करना चाहते हैं, आपको वो देखना पड़ेगा कंसिस्टेंटली कि चाइना का पावर का डिमांड कैसे इवॉल्व हो रहा है. बहुत टफ है वो डेटा देखना. उसके लिए आपको थोड़ा हाई एंड टूल्स लाइक ब्लूमबर्ग वगैरह में फिर भी मिल सकता है. जनरली ये सब डेटा अवेलेबल नहीं होता है. तो आप क्या करें, पीपीटी बंद कर दे? नहीं. हमको प्राइस को ट्रैक करना है, और प्राइस से हमको इनपुट निकालने की कोशिश करनी है. ग्रोथ ड्राइवर देखो, चाइना जब भी ग्रो करता है स्ट्रॉन्ग मेटल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. लेड भी चाइना ग्रो किया यहाँ से, ये FY 1920 का डेटा है, यहाँ से ग्रो किया. देखो प्राइसेस भी यहाँ पर ग्रोथ कर गए. इन्वेंट्री डेटा, जैसा कि मैंने कहा कि लंदन मेटल एक्सचेंज और सांघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज है, तो सांघाई फ्यूचर एक्सचेंज हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग से बिकॉज लॉट ऑफ लेड इज पार्क्ड देयर. 86% ऑफ बैटरी डिमांड, लेड में 86% हमको यूज बैटरी के लिए करना है. 1% एनिमेशन के लिए, 7% रोल्ड एंड एक्सक्लूडेड प्रोडक्ट्स. मतलब आप सोचो मेटल का यूटिलिटी हो गया एक लेड का, तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नॉन बैटरी ओरिएंटेड यूटिलिटी इसका नहीं है, जिसके लिए रिस्क भी है कि आज अगर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इवोल्यूशन हुआ तो ऑब्वियसली बात है कि लेड का डिमांड कम हो जाएगा, तो लेड के प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं. जैसे आपने कहा लिथियम, तो देखो इस स्लाइड में दिया हुआ है कॉम्पिटिंग टेक्नोलॉजीज. अब लिथियम इज वेरी एफिशिएंट. ऑब्वियसली लिथियम इज नॉट इजीली अवेलेबल, उसका प्राइसेस भी बहुत हाई है, तो जो यूज करेगा उसको फायदा है, लेकिन उसके लिए कॉस्ट बहुत हाई है. और मेजॉरिटी ऑफ द लिथियम सप्लाई इन द वर्ल्ड इज नॉट कंट्रोल्ड बाय चाइना. ओके. बहुत बदमाश है. ये लोग दुनिया का लिथियम का पूरा सप्लाई को कंट्रोल करके बैठ गया है, तो अल्टीमेटली आपको चाइना के पास जाना पड़ेगा कि भैया लिथियम दे दे. इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट जो है, दे आर फेसिंग दिस ट्रबल दैट चाइना अगर बोल दिया कि मैं नहीं दूंगा तो आप कहाँ से लाओगे. दे हैव इन्वेस्टेड मैसिवली इन लिथियम सोर्सेज. लेड एसिड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. सो धीरे धीरे दुनिया में भी ना लोग, पीपल आर मूविंग आउट ऑफ लेड ओरिएंटेड बैटरीज टू गिव अ बेटर environment. पर उसके डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि लेड वाइडली प्रेवलेंट है, पुराना टेक्नोलॉजी है, तो कॉस्ट काफी कम है. राइट. तो आप देखोगे इंडिया जैसी कंट्री में तो लेड का अभी भी यूटिलिटी होगा, बिकॉज हमारे पास उतने पैसे हैं. राइट. लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है, धीरे धीरे वहां से लेड निकलता जा रहा है, और लिथियम हो गया, न्यूक्लियर हो गया, ये सब एनर्जी के सोर्सेज ज्यादा जा रहे हैं. हेल्थ कंसर्न, पहले क्या होता था कि लेड हर जगह मिलता था, पेंट में, सेरेमिक्स में, टॉयज में, लिपस्टिक में. हाँ, बहुत अच्छा लगता है लिपस्टिक में, बट लेड रहता था, उसका फायदा होता था, बट अल्टीमेटली इट्स अ हैजर्ड, हेल्थ हैजर्ड. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में, ज्वेलरीज में, पीवीसी प्लास्टिक्स में धीरे धीरे वो बैन होना चालू हो गया है, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी टू हैव लेड अराउंड अस. लोग बोलते हैं ना कि आपके घर में अगर बैटरी है तो उसको दूर रखो, क्योंकि उसमें से एक तो फ्यूम्स निकलते हैं, राइट, वो अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है. दूसरा लेड जो है वो धीरे धीरे जैसे पुराना होता रहता है वैसे वैसे वो टॉक्सिक होता जाता है. ओके. तो बच्चों से दूर रखिए, बोलते हैं ना. रिलेशनशिप, भाई सीधी बात है कि इंडिया के अंदर में एक ही कंपनी है जो बहुत बड़ी कंपनी, वो हिंदुस्तान जिंक. और इसीलिए तो मिस्टर अग्रवाल ने लगाई जोर और हिंदुस्तान जिंक को ले लिया था. वेदांता बॉट स्टेक इन हिंदुस्तान जिंक. तो ये दो कंपनी इज हाईली ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेटल्स. ओके. तो अगर मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ये कंपनी में इम्पैक्ट आता है. एक और कंपनी है ग्रेविटा, जो मैंने आपको बताया, वो क्या करती है? रिसाइकलिंग का काम. तो वो जिंक, लेड, सबका रिसाइकलिंग का उसका काम ही यही है कि मैं मेटल को रिसाइकलिंग करूंगी. और नाइल लिमिटेड ये भी एक नॉन फेरस मेटल ओरिएंटेड कंपनी है. कोई बात नहीं, आप स्टॉकेज में जाएंगे तो आपको स्टॉक्स का लिस्ट मिल जाएगा. स्टडी करिए और फिर उन स्टॉक्स को ट्रेडिंग व्यू में, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया था, अभी मैं आज नहीं करूँगा बिकॉज आज ऑलरेडी वीडियो लंबा टन गया है. तो वो प्रोसेस मैंने पुराने वीडियोस में आपको सिखा दिया था. कहाँ है भाई तुम? तो ट्रेडिंग व्यू में अपन लोगों ने एक वॉच लिस्ट बनाया था, कमोडिटीज एंड इक्विटी. उसके अंदर में एक एक सेक्शन बना के, तो सिमिलरली अब आपको लेड का एक सेक्शन बनाना है और एल्यूमिनियम का सेक्शन बनाना है.
राइट सर। फिर अपने नेक्स्ट क्रूड, और फिर शुगर, और फिर लास्ट वीडियो बात करेंगे मल्टी एसेट ट्रेडिंग, और फिर हम लोग उसके बाद चालू करेंगे इन्वेस्टिंग की जर्नी। तो ये जो कमोडिटीज़ का नॉलेज हमको मिला है ना, हाँ, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉन ट्रेडिंग ओरिएंटेड एक्टिविटी विच इज़ इन्वेस्टिंग। जब हम एक एक सेक्टर को पकड़ के इसके अंदर घुसेंगे ना, तो ये कमोडिटी का नॉलेज से आप बहुत अच्छा फ़ायदा उठा पाएंगे। ओके। तो दोस्तों, लर्न टू इन्वेस्ट, इस पे काम ऑलरेडी चालू कर दिया हूँ। तो ये सीरीज़ ख़त्म होते ही इन्वेस्टमेंट की जर्नी तय करेंगे, और वो और एक्साइटिंग होने वाला, मज़ा आएगा। और उस जर्नी के दौरान मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे ये ट्रेडिंग का नॉलेज, टेक्निकल का नॉलेज और इन्वेस्टिंग का नॉलेज को मर्ज करके आप भयंकर पैसा कमाने का मॉडल बना सकते हैं। भयंकर, तो वो ऑब्वियसली टाइम लग रहा है उसको बनाने में, बनाएंगे उसको। नवंबर एंड तक ये ख़त्म करते हैं, फिर आपको दिसंबर में एक न्यू ईयर गिफ्ट दे देंगे। ठीक है? ओके सर। समझ में आ गई दोनों? यस सर। एनी क्वेश्चन? सर एक चीज़ है सर, जो चाइना, सो आपने जैसे मैंने एक वीडियो देखा था कि 5 इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी शुड ट्रैक, ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स। या तो सर उसमें चाइना, शुड वी आल्सो ट्रैक द चाइनीज इकोनॉमिक हेल्थ देन? हाँ, बट दैट इज नॉट अ इंस्ट्रूमेंट। वो तो इकोनॉमिक हेल्थ तो मेजर जो कंट्रीज है दुनिया के 5 कंट्रीज मान लो, उनका इकोनॉमी को तो ट्रैक करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि यूएस ट्रैक नहीं करोगे तो डॉलर का आइडिया नहीं लगेगा, यूरोप ट्रैक नहीं करोगे तो यूरो का आइडिया नहीं लगेगा, चाइना ट्रैक नहीं करोगे तो इंडस्ट्रियल आउटपुट का आइडिया नहीं लगेगा। तो ये कुछ कुछ कंट्रीज को तो ट्रैक करना ही पड़ेगा हमको, ओके वेदर यू लाइक इट और नॉट। ओके। या तो आप see, you have to understand that what is the level of tracking, or for you maybe this much of tracking is good because you are anyway deploying this much of capital. तो इतना ट्रैक करके इतना सा पैसा डाल के क्या फायदा होगा? But people who are deploying billions of money as fund manager in market, they track everything, and then they make a judgment कि यार ये लग रहा है कि ये बढ़ जाएगा तो इसमें ले लो, क्योंकि उसमें कैपिटल कमिटमेंट भी वो ज़्यादा करते हैं। तो मैं आपको कभी भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सब कुछ ट्रैक करिए। What I am asking you is that have your own specialization। आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं ये, आप सर वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि सर मैं लेड ओरिएंटेड जो स्टॉक्स है, बैटरी स्टॉक्स हो गए या लेड प्रोड्यूसिंग स्टॉक हो गए, मैं उन्हीं को ट्रैक करूँगी और उन्हीं में ट्रेड करूँगी, लेड को देख के इनमें ट्रेड करूँगी। सो यू हैव कम डाउन टू योर मॉडल, बट दैट फाइनल आपका क्या मॉडल होगा, वहां तक पहुंचने के लिए आपको 2 साल लगेगा। कि मैं अब यही करूंगी, मेरे को अच्छा लग रहा है, और उसी पे मैं अपने आप को और बिल्ड करती रहूंगी, एंड आई विल मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। ओके, ठीक है? ओके सर। चलिए, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा प्रयास कमोडिटीज के बारे में आपको जागृत कराने का। आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिएगा लोगों के साथ में, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे इस तरह का कंटेंट है नहीं जो मैंने सीखा है मेरे निजी जीवन में। तो आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे चैनल को लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करेंगे, फ्री में है सब कुछ पैसा नहीं मांग रहा हूँ, तो बोल ही दीजिए। अच्छा है, बोलेंगे तो और लोग आएंगे तो और उनका फ़ायदा भी होगा। चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।